गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही रोमांटिक टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का क्या उद्देश्य है इसको भी पढ़ेंगे, फैमिली प्लानिंग को कैसे बनाएंगे इसको भी पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी सब मिला जुला करके हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रण करें, कैसे रोके, उस टॉपिक पे आज हम लोगों को चर्चा करना है। आज उस टॉपिक को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो आप इसको थोड़ा भी मिस नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसका नोट्स भी तैयार कर लेंगे आप, ठीक ना। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी इस पे जोड़िए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, परिवार नियोजन है, ठीक ना, इसको फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग क्या होती है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, परिवार कल्याण। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है, ठीक ना। यानी परिवार कल्याण के लिए, परिवार के भलाई के लिए बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार नियोजन करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। आप परिवार नियोजन करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है, फैमिली प्लानिंग कहलाती है, ठीक ना। तो जैसे हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो 1961 में, ठीक ना, भारत की जनसंख्या आज जो बढ़ रही है, एक विशाल रूप धारण कर ली है, एकदम समझिए विस्फोट हो रहा है, उस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। तो हम बात करें दोस्तों आज से बहुत समय पहले की, 1961 की, तो 1961 में जो भारत की जनसंख्या थी वो था 43.9 करोड़ था, ठीक ना। फिर आगे चल के जब 2011 की जनगणना की गई तो उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई थी। देखिए, जब भारत की जनसंख्या 1961 था तो उस समय 39.9 करोड़ था, लेकिन जब 2001 की जनगणना की गई तो उस दौरान पाया गया कि जो भारत की जनसंख्या थी वह बढ़ करके हो गया था 121 करोड़, ठीक ना। तो हम बात करें कि ये जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ना दोस्तों, ये इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि इतना स्पीड तो भारत के जो कृषि क्षेत्र हैं, कृषि में जो फसलों को उगाया जा रहा है उतनी तेजी से फसलों को भी नहीं उगाया जा रहा है जितनी स्पीड से भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। व्यक्तिगत कमाई नहीं बढ़ पा रही है, ये उससे कहीं ज्यादा आगे है भारत की जनसंख्या जो बढ़ रही है, ठीक ना। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, तो जितने भी अशिक्षित लोग हैं उनको जाता है, ठीक ना। ये लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, ठीक ना, और ये पूरे माहौल को खराब करके रख देते हैं। इसमें एक एक ऐसे व्यक्ति पड़े हुए हैं जो 8-10 बच्चों को पैदा कर रखे हैं, ठीक ना। तो ये बच्चों को क्या मतलब, उनको आप बच्चों को क्या अच्छा कुछ करा सकते हैं, क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक ना। तो इन सारी चीजों पर नियंत्रण पाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिवार नियोजन, ठीक ना। कैसे ये परिवार नियोजन किया जाए जिससे कि फैमिली एक अच्छे तरीके से कैसे चल सके, फैमिली मेंबर्स जो हैं कैसे आसानी से सरवाइव कर सकें, कैसे अपने जीवन को जी सकें। आज इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे देखेंगे, जब कम बच्चे होंगे तो माता पिता उन्हें अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ऐसी बात है कि जब जनसंख्या कम होगी, ठीक ना, तो क्या होगा, ये बच्चों को अच्छे से भोजन दे पाएंगे, अच्छे कपड़े दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनको पढ़ा लिखा के कुछ एक अच्छे स्तर के इंसान बना सकेंगे, ठीक ना। कह रहा है आगे, जिससे माता पिता तथा बच्चे खुश रहेंगे, और इस प्रकार से जब फैमिली छोटा होगा तो वहां पे माता पिता भी खुश रहेंगे, ठीक ना, और वहां पे जो बच्चे होंगे वो भी खुश रहेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से पूरा फैमिली खुश रहेगा। अर्थात कहा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थात यहाँ पे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि अर्थात छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक ना। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो छोटा परिवार है वो सुखी परिवार है, ठीक ना। फिर आगे यहाँ पे देखिए, इससे माता का स्वास्थ्य, यहाँ पे जो माता का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है, ठीक ना। जब कम बच्चे पैदा करेंगी तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि
बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो मान लीजिए 8-10 बच्चे पैदा कर ले हैं, तो सोचिए अगर वो कहीं जाते हैं तो उन बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। रास्ते चल रहे हैं तो कितने बच्चों को कवर कर सकते हैं। हो सकता है बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कहीं जाते समय बच्चा कोई गुम हो जाए, ठीक ना। बहुत सारी प्रॉब्लम का उनको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। सभी बच्चों को एक बराबर प्यार नहीं दे पाएंगे, सभी बच्चों को एक जैसी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। ये सारी कमियां रह जाएंगी, जिससे उन बच्चों का लाइफ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों मैं बताऊं कि सिर्फ बच्चे ही पैदा करना नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करना ही ये अच्छी गुण नहीं है। बच्चों को पैदा करना, उनकी देख रेख करना, उनकी भविष्य के बारे में सोचना, ये पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा दायित्व है, ठीक ना। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग इसमें समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे लग रहा है कि मानो तो इस इंडिया में रहने वाले लोगों को कोई काम ही नहीं है बस सेक्सुअल एक्टिविटीज के अलावा, ठीक ना, शारीरिक संबंध बनाने के अलावा। क्योंकि पूरा फोकस शारीरिक संबंध बनाने पे ही करते हैं, इसीलिए तो आज भारत की जनसंख्या काफी तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है जनसंख्या वृद्धि, ठीक ना, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का व्यवहारिक उपाय क्या है, ठीक ना, व्यवहारिक साधारण उपाय क्या है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे आप, जो पहला स्टेप है वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि विवाह की आयु में वृद्धि क्या कर दी जाए। कुछ व्यवहारिक जो उपाय हैं वहां पे क्या किया गया, जो पहली जो चर्चा की गई, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया कि अगर जो विवाह, बच्चों की जो शादी हो रही है, ठीक ना, अगर हम लोग इनकी जो आयु है उसमें वृद्धि कर दें तो शायद इस पे कुछ कंट्रोल पाया जा सकता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि युवकों व युवतियों का विवाह, यानी लड़कों और लड़कियों का विवाह अधिक आयु 18 से 21 वर्ष में करने के बारे में सोचा जाए तो वह भी एक अच्छा विकल्प होगा। किसके लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, ठीक ना। तो देखिए ऐसा तो लोग करते नहीं है, ये जो अशिक्षित लोग हैं, ठीक ना, जो एकदम नीच वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, एकदम निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं, ठीक ना। उनकी देख रेख तो अच्छे से करते नहीं है, पढ़ाते लिखाते तो है नहीं, उनकी बस शादी क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही करा देते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कुछ यहाँ पे जो इस समाज में जो ढोंगी बैठे हुए हैं, ठीक ना, जो इधर उधर जो शादियां करा रहे हैं, आज अगर उनके बारे में अगर यहाँ पे जो हमारा पुलिस प्रशासन है अगर उस पर सर्च करे, जांच करे, तो अक्सर ये ढोंगी लोग पकड़ा जाएंगे। जो क्या कर रहे हैं, शादी तो कहीं पूरा करा रहे हैं कि हम शादी करा रहे हैं, ठीक ना, और वहाँ पे विवाह भवन के नाम पे उस पर शादी करा रहे हैं, और उसमें क्या कह रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं से बच्चों को ढूंढ करके वहां पे ला करके उनकी शादी कराई जा रही है। जहां पे अगर बच्चों की उम्र जांची जाए तो बच्चे मैक्सिमम जो बच्चे मिलेंगे वहां पे शादी के जो जोड़े जो होंगे वो 18 वर्ष से कम ही के होंगे, ठीक ना, क्योंकि वो ऐसे बच्चे होंगे जो निम्न वर्ग के होंगे, ठीक ना, निम्न जाति, जो एकदम निम्न जाति के वर्ग के बच्चे होंगे, और उन बच्चों की आयु 14 वर्ष होगी, 15 वर्ष होगी। तो इन गधों को कौन समझाए, ठीक ना, जो ऐसा कर रहे हैं। ये तो समाज के लिए सबसे ज्यादा धब्बा बने हुए हैं, ठीक ना, कि जो एक निम्न वर्ग के लोगों को किसी तरह से फुसला पसला करके ला करके और उनके बच्चों को शादी करा दे रहे हैं कम उम्र में, ठीक ना। तो इनके वजह से तो और ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, ठीक ना। तो इनको कौन समझाए, ठीक ना। अगर इस पे पुलिस प्रशासन अगर जांच करे तो जाहिर सी बात है कि ये सब पकड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों के जन्म के बीच अंतर, है ना, बच्चों के जन्म के बीच अंतर। तो आप देख रहे हैं स्वेच्छा से या कुछ गर्भ निरोधी उपायों का उपयोग करके बच्चों के जन्म के बीच समय बढ़ाया जा सकता है। गर्भपात को कानूनी रूप देकर भी जन्म दर को काफी कम किया जा सकता है, ठीक ना। तो बच्चों के टाइमिंग को मतलब अगर बनाया जाए कि एक बच्चा अगर इस साल पैदा हो रहा है तो 4 साल बाद फिर नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग की जाए, तो अब जाकर के ये परिवार नियोजन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे तीसरा स्टेप क्या कर रहा है कि शिक्षा प्रबंध, ठीक ना। शिक्षा प्रबंध में क्या है कि शिक्षित समाज परिवार नियोजन के महत्व को आसानी से समझता है। जो पढ़ा लिखा हुआ समाज है वो क्या है, वह इस परिवार नियोजन के महत्व को समझ रहा है, ठीक ना। और अतः सभी वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षित करना आवश्यक है। इस प्रकार से
क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जितने भी निम्न से उच्च वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको शिक्षित होना जरूरी है, उनको शिक्षित कराना किसी भी तरह से जरूरी है। इसके लिए ही गवर्नमेंट देखिए क्या कर रहा है, पूरे सरकारी विद्यालय की व्यवस्था किया हुआ है। जो निम्न से निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो भी जाकर के वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और प्राप्त करके इन सारी चीज़ों का ज्ञान लेंगे तो जाकर के भारत का कुछ जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं चौथा, प्रजनन निरोध। करा सभी विवाहित व्यक्तियों को गर्भ निरोधन की विधियां, विभिन्न विधियों जैसे गर्भ निरोधक गोली, पुरुष की नसबंदी, ठीक ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष की नसबंदी तथा स्त्री की नसबंदी की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जिससे परिवार नियोजन किया जा सके, जिनका अध्ययन हम आगे के अवांछित गर्भधारण में करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, ये विवाहित व्यक्तियों को ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि अगर गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग करते हैं तो गर्भधारण की प्रोसेस वहाँ पे खत्म हो जाएगी, चांस नहीं रहेगी। पुरुष की नसबंदी करा दी जाए तो ये परमानेंट विधि है, इससे पूरा चांस खत्म हो जाएगा। स्त्री की नसबंदी करा दी जाए तो ये होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे, ठीक ना, तो जिससे परिवार नियोजन आराम से किया जा सकता है। चलिए तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है 5वां नंबर जो है क्या कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कानूनी व्यवस्था, ठीक ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कानूनी व्यवस्था लगा करके भी क्या किया जा सकता है, परिवार नियोजन की व्यवस्था बनाई जा सकती है। अगर इंसान प्यार से नहीं माने तो उसको लतिया करके ही मनाना चाहिए। वही बात है कि अगर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है घी को निकालने के लिए। सेम वही प्रोसेस जैसे कह रहा है, जैसे चीन, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए संविधान में कानूनी व्यवस्था है, ठीक ना। चीन, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड में ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। कह रहा है इसी प्रकार भारत में भी इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से चीन, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड में एक कड़ी से कड़ी कानूनी व्यवस्था करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा रहा है, ठीक उसी प्रकार यही मेथड भारत में भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक ना, जिससे कि भारत की जनसंख्या को भी आसानी से रोका जा सके। चलिए अब ये क्या है, अवांछित गर्भधारण है, ठीक ना। अवांछित गर्भधारण इसको बोला जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी न चाहते हुए भी फीमेल का गर्भधारण हो जाना, ये होता है अवांछित गर्भधारण। देखिए कह रहा है यौन, यौन मतलब लैंगिक संबंध, ठीक ना, क्रिया द्वारा हमेशा गर्भधारण की संभावना बनी रहती है। हाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, जब लैंगिक संबंध होगी, ठीक ना, जब यहाँ पे मैथुन क्रिया होगी, ये जब शारीरिक संबंध हो गए तो जाहिर सी बात है कि गर्भधारण की वहां पे संभावना बनेगी, ठीक ना। कह रहा है गर्भधारण की यहाँ पे देखेंगे कि गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। जब गर्भधारण होने वाला रहता है तो स्त्री के शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं। गर्भधारण करना जीवन का एक बहुत बड़ा कदम होता है, ठीक ना। गर्भधारण करना एक जीवन का बहुत बड़ा कदम होता है। स्त्री में गर्भधारण, ठीक ना, देखेंगे यहाँ पे कि स्त्री में गर्भधारण को रोकने के लिए विधियों को, ठीक ना, विधियों को क्या कहा जाता है, गर्भरोधी विधि कहा जाता है। स्त्रियों में गर्भधारण को रोकने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे गर्भरोधी विधि कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अतः अनचाहे गर्भधारण को रोकने, माने अनचाहे गर्भधारण को रोकने अथवा परिवार नियोजन के लिए अनेक विधियां खोजी गई। ये विधियां निम्नलिखित प्रकार की होती है, यानी न चाहे कोई महिला फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जा रही है, या परिवार नियोजन के लिए अनेक विधियों को खोजा गया, जो विधियां निम्न है, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला है अवरोध विधि। पहला है क्या है यहाँ पे, अवरोध विधि, जिसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक ना, ये अवरोध विधि है। अवरोध और इंग्लिश में बोला जाएगा बैरियर मेथड्स, ठीक ना, बैरियर मेथड्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अवरोध विधि क्या है, यहाँ पे देखिए, इस विधि यहाँ पे इस विधि में एक अवरोध युक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसे युक्ति, यानी युक्ति मतलब सामग्री, एक ऐसे सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंचे, ठीक नहीं, मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा एक अवरोध, एक ऐसा युक्ति का प्रयोग किया जाए जो शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोक दे, ठीक ना, जिससे कि निषेचन न हो। जाहिर सी बात है कि जब शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंच जाएगा, यानी अंडवाहिनी में पहुंचेगा, तो निषेचन होना एकदम नेसेसरी है, होगा। इसलिए ऐसा मेथड का प्रयोग किया जाए जो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने ही न दे, ठीक ना। जब ये पहुंचेगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा। फिर कह रहा है
इसमें शीशन को ढकने वाले निरोध या कंडोम या योनि में रखने वाले डायफ्राम जैसे युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। निरोध के प्रयोग से लैंगिक पारगमित रोग जैसे बात की जा रही है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको कहा जाता है यहाँ पे लैंगिक संचरित रोग। लैंगिक संचरित रोग मतलब ऐसे रोग जो लैंगिक संबंध बनाने से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वैसे रोगों को बोला जाता है एसटीडी यानी लैंगिक संचरित रोग, ठीक ना। करा जैसे सुजाक, उपदंश या एड्स आदि से बचा जा सकता है। तो यह संचरित रोग है जो लैंगिक संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं, ठीक ना, जिसमें सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो है एड्स, ठीक ना। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस की वजह से होता है, तो बता दें आपको HIV वायरस के द्वारा होता है, जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बी के बारे में, ठीक ना। यहाँ पे बी क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप, ठीक ना। यहाँ पे बी क्या कह रहा है, इस चीजों को ध्यान देना है। तो कह रहा है अंतर गर्भाशय गर्भरोधी युक्तियां, ठीक ना। जो अंतर गर्भाशय गर्भरोधी युक्तियां क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक ना, यानी IUCD बोला जाता है। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है गर्भधारण को रोकने के लिए कापर टी या लूप आदि का प्रयोग किया जाता है। गर्भधारण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कापर टी या लूप का प्रयोग किया जाता है। कापर टी एक छोटा सा टी के आकार का उपकरण होता है, ठीक ना। कह रहा है जो कापर यानी तांबे और प्लास्टिक से बना होता है, जो कापर और किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। कापर टी को डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है। जो कापर टी होता है वो महिला के द्वारा उसकी गर्भाशय में क्या किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जिन महिलाओं को गर्भधारण की आवश्यकता होती है तो वह कापर टी को आसानी से निकलवा कर गर्भधारण कर सकती हैं, ठीक ना। यानी जब अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया, ठीक, और 4 साल की टाइमिंग रखनी है, तो उस समय क्या करती हैं महिलाएं, एक कापर टी का प्रयोग करती हैं और डॉक्टर के द्वारा ये अपने गर्भाशय में इसको फिक्स कराती हैं। उसके बाद कितना भी शारीरिक संबंध बने तो ये गर्भधारण की जो चांसेस हैं एक खत्म हो जाती हैं, ठीक ना। तो उस दौरान कोई डर नहीं रहता है। उसके बाद फिर ये अगर महिला चाहती है कि गर्भधारण करे तो उस समय भी क्या करती है, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उसको डॉक्टर के द्वारा क्या करती है, उस कापर टी को निकलवा लेती है और गर्भधारण कर सकती है। तो एक बहुत शानदार ही मेथड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट की अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं यहाँ पे कि अब तीसरा जो यहाँ पे है वो है रासायनिक विधि, ठीक ना। क्या है यहाँ पे देखेंगे आप, एक रासायनिक विधि है जिसको आप बोलेंगे केमिकल मेथड्स। तो रासायनिक विधियां क्या होती हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे कि इस विधि में स्त्री द्वारा 2 प्रकार की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधि में 2 प्रकार की गोलियां आती हैं, ठीक ना। इसमें एक प्रकार की गोली स्त्री द्वारा खाई जाती है। याद रखेंगे रासायनिक विधि में 2 प्रकार की गोलियां होती हैं, जिसमें एक गोली स्त्री द्वारा खाई जाती है जिसे खाने वाली गोली कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ओरल पिल्स भी कहते हैं, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, ठीक ना। इन गोलियों में क्या पाया जाता है, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, अंडाशय में अंड कोशिका के मोचन को रोक देते हैं। यानी अंडाशय में अंड कोशिका को रिलीज नहीं होने देते हैं, निकलने नहीं देते हैं, ठीक ना, और निषेचन नहीं होने देते हैं। बिल्कुल एक बैरियर्स का काम करते हैं। दूसरी प्रकार की गोली को स्त्री की योनि में रखा जाता है। जो दूसरा गोली होता है वह गोली खाने के लिए नहीं होता है, उसके योनि में वो गोली डाला जाता है, जिसे योनि की गोली कहा जाता है, ठीक ना, वेजाइनल पिल्स कहते हैं। यह गोली क्यों उसकी योनि में डाला जाता है दोस्तों, तो यह गोली स्त्री की योनि में इसलिए डाला जाता है कि जब वो शारीरिक संबंध बनाए तो पुरुष के द्वारा जो स्पर्म उसकी योनि में रिलीज की जाए तो उस दौरान वह शुक्राणु को वह गोली क्या करती है, मार देती है, ठीक ना। वहीं पे शुक्राणु क्या हो जाते हैं, सभी मर जाते हैं, जिससे कि निषेचन की वहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाता है और गर्भधारण नहीं हो सकता है। तो यह एक रासायनिक विधि भी अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डी के बारे में। तो डी यहाँ पे क्या है देखेंगे, शल्य चिकित्सा विधि यानी सर्जिकल मेथड्स।
ठीक है ना। शल्य चिकित्सा विधि क्या होता है, सर्जिकल मेथड्स क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है यह विधि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। जो ये शल्य चिकित्सक विधि है, सर्जिकल मेथड्स है, यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, ठीक ना। ये ऐसे के लिए है जो एकदम क्या है, ये नासमझ है वैसे लोगों के लिए की बात की जा रही है, ठीक ना। जो एक अस्थाई विधि है, ठीक ना, ये जो शल्य चिकित्सक विधि है ये एक अस्थाई विधि है। कह रहा है इस विधि में पुरुष की शुक्रवाहिनियों यानी वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट को छोटे से शल्य क्रिया यानी सर्जरी द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है। तो कह रहा है इस विधि में पुरुष की शुक्रवाहिनियां, ठीक ना, शल्य चिकित्सा में यानी जो पुरुषों में नसबंदी होती है, क्या किया जाता है कि पुरुषों की नसबंदी में पुरुष के जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं यानी शुक्राणु को ढोने वाली जो नसें होती हैं जिसको वास डिफरेंस बोला जाता है, उस नस को सर्जरी के द्वारा काट दिया जाता है और काट करके उसको अच्छे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है, जिससे जो शुक्राणु आगे जाते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं और निषेचन बिल्कुल होने की संभावना खत्म हो जाती है। यह कह रहा है यह शल्य क्रिया पुरुषों में होती है, ठीक ना, यानी यह शल्य जो क्रिया है, ये जो ऑपरेशन के द्वारा जो ये क्रिया हो रही है यानी उसके जो शुक्रवाहिकाओं को जो काट दिया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है, तो ये केवल ये पुरुषों में होता है, ठीक ना। कह रहा है अतः इसे नसबंदी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे अतः इसको क्या कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है। देखिए पुरुषों में अगर पुरुषों में नसबंदी कराया जाता है तो उसको नसबंदी कहा जाता है। और पुरुषों में नसबंदी में क्या किया जाता है दोस्तों, तो पुरुषों में जब नसबंदी होता है उस दौरान उसके वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका जो शुक्राणु को ढोने वाली जो नस होती है ना, उसी नस को काट दिया जाता है और काट करके बांध दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है नसबंदी, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है वैस्कोटॉमी, यानी वैस को काटा जाता है इसलिए इसको वैस्कोटॉमी बोला जाता है। तो याद रखेंगे पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वैस्कोटॉमी कहा जाता है। इसमें कौन से किसको काटा जाता है, तो इसमें नस को काटा जाता है। कौन से नस को काटा जाता है, तो ऐसे नस को जो शुक्राणु को ढूंढने का काम करता है। हो गया। आई होप कि इसे आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि वैस्कोटॉमी क्या है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे ये जो आपको दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक ये क्या है, एक मेल का है और एक फीमेल का है, ठीक है। आप जो यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको कि ये जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर ये मेल का है और जो इधर वाला देख रहे हैं क्या है, फीमेल का है, ठीक ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। चलिए तो कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हम उनको बताते हैं। देखिए जो मेल है ना, मेल का जो मुख्य जनन अंग होता है वो होता है उसका टेस्टिज। ये क्या होता है, उसका टेस्टिज होता है, ठीक ना। यही जो गोल सा भाग है ना दोस्तों, यही उसका क्या है, ये मुख्य जनन अंग होता है। क्यों, क्योंकि यही शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ये जो पेनिस आप देख रहे हैं ना, ये जो सीसन देख रहे हैं, यह उसका मुख्य जनन भाग नहीं होता है, ठीक ना। देखिए इधर भी है, यानी दो टेस्टिज होता है मनुष्य में, आप जानते हैं, मनुष्य यानी पुरुषों में, ठीक। यही जो टेस्टिज होता है ना, यही शुक्राणु को निर्माण करता है और शुक्राणु को बना करके, और जो आप ये पाइप जो देख रहे हैं ना, ये पाइप, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ठीक ना, यही पाइप को बोला जाता है वास डिफरेंस, ठीक है। और ये जब टेस्टिज शुक्राणु को बना देता है तो भेज देता है, किसको देता है, तो ये देता है वैस डिफरेंस को, जिसको बोला जाता है शुक्रवाहिका, यानी ये शुक्रवाहिका इसको बोला जाता है क्योंकि शुक्राणुओं को ढोने वाले जो नस होती है उसको शुक्रवाहिका बोला जाता है, ठीक ना। इसी नस को क्या किया जाता है, पुरुषों में जब नसबंदी होती है तो इसी नस को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से कट कर दिया जाता है। तो पुरुषों में इसी नस को काट करके पुरुषों में नसबंदी कर दी जाती है और इन नस को काट करके दोनों तरफ क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक ना। और यहाँ भी देखिए इधर भी आप देख रहे हैं कि ये भी टेस्टिज जब निर्माण करता है तो ये भी इसको देता है। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे काटा हुआ दिखाया जा रहा है आपको, यानी दिखाया जा रहा है वास डिफरेंस टाइट एंड कट। वास डिफरेंस को अच्छे से काट दिया जाता है और काट के दोनों तरफ से बांध दिया जाता है, जिससे कि जो टेस्टिज में जो शुक्राणु बने या फिर आगे तक सेमिनल वेसिकल तक ना जा सके, ठीक ना। तो ये इधर ही रह जाए, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो फीमेल में
गर्भाशय की चांस होगी और धारण की चांस होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यह एक परमानेंट विधि है, यानी बेस्ट विधि है, और इस विधि को बोला जाता है क्या, वैस्कोटॉमी। तो पुरुषों में नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक ना। तो फीमेल का जो मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कौन होता है, तो उसका ओवरी होता है, ठीक ना। आप जाएंगे, आप इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सारी चीज उसमें पढ़ाया गया है, ठीक ना। देखिए दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं यही उसका क्या है, अंडाशय है यानी ओवरी है, इसी में क्या होता है, अंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो दोनों तरफ जो आपको ये जो दोनों तरफ आपको जो ये नलिकाएं दिख रही हैं, इसी नलिका का नाम है फैलोपियन ट्यूब, ठीक ना। तो महिलाओं में जो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ पे होती है, तो इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक ना। तो महिलाओं में जब नसबंदी होता है तो उसमें क्या होता है, उनके नस को नहीं, उनके नली को काटा जाता है, यानी फैलोपियन ट्यूब, यानी इसके नली को, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और काट करके अच्छे से इसको बांध दिया जाता है, ठीक ना। इसलिए इनको बोला जाता है ट्यूबिकोटॉमी बोला जाता है। तो महिलाओं में नलबंदी को ट्यूबिकोटॉमी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हैं इमेज कॉन्सेप्टेशन बाय सर्जिकल मेथड्स, ठीक है ना। तो आप मेल और फीमेल दोनों में देख लिए। देखिए लिख रहा है यहाँ पे कि दूसरी ओर स्त्रियों में शल्य चिकित्सक द्वारा अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, ठीक ना, जिसे अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। ऑलरेडी हमने इस सारी चीज को बता दिया है। कारण यह शल्य क्रिया स्त्रियों में होती है, मतलब ये जो शल्य क्रिया होती है, जो सर्जिकल मेथड होता है, किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। अतः इसे नलबंदी कहते हैं। अतः स्त्रियों में इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नलबंदी यानी ट्यूबिकोटॉमी कहा जाता है। ट्यूब क्यों नाम लिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके ट्यूब को काटा जा रहा है, इसके नली को काटा जा रहा है, इसलिए इसको ट्यूबिकोटॉमी कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है कि शल्य चिकित्सा पूर्णतः सुरक्षित है, ठीक ना। जो शल्य चिकित्सा है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है, परंतु असावधानी से की गई शल्य चिकित्सा के संक्रमण या दूसरी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। अगर ये असावधानी से थोड़ा भी डॉक्टर अगर कहीं गलती करता है तो वो ऑपरेशन वाले व्यक्ति को क्या हो सकता है, बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कह रहा है आजकल कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। आजकल जो हमारे समाज में लोग हैं क्या कर रहे हैं, इसका गलत तरीके से इसका उपयोग कर रहा है। कह रहा है और गर्भ में लड़कियों के होने पर उनका गर्भपात कराना, उनकी हत्या की जा रही है, यानी गर्भ में अगर लड़कियां हो रही हैं तो उसका जांच करा करके उनको गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, ठीक ना। ये देखिए ये भी एक स्त्री है जो जांच करा रही हैं, ये भी माँ है जो जांच करा रही हैं कि लड़की है कि लड़का, अगर लड़की रह रही है तो माँ ही लड़की को मरवा दे रही है। ये कैसी माँ है, ये इस समाज के लिए ऐसी माँ क्या है, एक समाज के लिए धब्बा है, ठीक ना, जो खुद ही अपने गर्भ में ही बच्ची को मार दे रही है, ठीक ना। कह रहा है जो एक गैर कानूनी कार्य है, ये गैर कानूनी अपराध है ऐसा करना। हमारे देश में भ्रूण लिंग का पता लगाना एक कानूनी अपराध है। ये सभी जगह आप देखते होंगे कि जहां भी जाते होंगे, अगर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने तो वहां पे ऑलरेडी ये पोस्टर लगा रहता है कि भ्रूण जांच कराना कानूनी अपराध है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दुष्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे के लालच में क्या कर रहे हैं, पैसा लेकर के और एक जो भ्रूण लिंग का पता लगाकर लोगों को बता रहे हैं, और लड़की होने पर लोग क्या कर रहे हैं, उस लड़की को गर्भ में ही मरवा दे रहे हैं। आखिर उस लड़की की क्या गलती रह रही है, ठीक ना। देखेंगे एक स्वस्थ समाज में सभी स्तर पर मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। एक स्वस्थ समाज तब है जहां पे जितनी संख्या लड़कों की है उतनी संख्या लड़कियों की है तब, ठीक ना। कह रहा है कि हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी माता स्त्री है, हमारी बहन स्त्री है, हमारी पत्नी भी एक स्त्री है। जो एक लड़की हमारी बेटी क्यों नहीं हो सकती है, तो एक लड़की हमारी बेटी क्यों नहीं हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि देखिए जब हमारी माँ भी एक स्त्री है, हमारी बहन भी एक स्त्री है, हमारी पत्नी भी एक स्त्री है, तो एक लड़की हमारी बेटी क्यों नहीं हो सकती है। बेटियां किसी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं होती हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज के इस जमाने में अगर तुलना की जाए लड़कों से और लड़कियों की तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कपड़े लड़के पहन रहे हैं वैसे कपड़े लड़कियां भी पहन रही है, जैसा वर्क लड़के कर रहे हैं वैसे वर्क लड़कियां भी कर रही हैं। अगर लड़का IAS बन रहा है तो लड़की भी IAS बन रही है, अगर लड़का पुलिस बन रहा है तो लड़की भी पुलिस बन रही है, अगर लड़का डॉक्टर बन रहा है तो लड़की भी डॉक्टर बन रही है।
किसी तरह से लड़कियां कमजोर नहीं हैं। आप भी दोस्तों, आपका भी दायित्व है कि अगर कुछ ऐसे अनपढ़ लोग मिल जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से प्यार भाव से उनको बैठा करके समझाइए, ठीक ना, कि लड़कियां किसी वे से कम नहीं है लड़कों से। अगर आप लड़की ही पैदा करते हैं, लड़की अगर होती है तो आप उसको गर्भ में न मरवाइए जांच करवा करके, आप उस लड़की को जीने का उसका हक दीजिए, उसको अंदर ही अंदर न मरवाइए। आखिर उसकी क्या गलती है, ठीक ना। एक लड़की होना अगर पाप है दोस्तों, तो आप ये बताइए कि लड़कियों के बिना ये समाज चल नहीं सकता है। फिर अगर वो ये बताइए कि आपके लड़के के लिए बहू कहां से आएगी, अगर आप खुद अपनी लड़की को गर्भ में ही मरवा दे रहे हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ा पाप है, कानूनन अपराध है। अगर पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सजा होगा, ठीक ना। ये सारी चीजें उनको बताइए लोगों को। उन लोगों में जो ये तुच्छ, ये जो नीच वर्ग के सोच रखने वाले लोग हैं, ठीक ना, ये जो गधे लोग हैं, बिल्कुल बकलोल लोग हैं, इन लोगों को आप समझाने की कोशिश कीजिए, इन गधों को, कि ये गधे ऐसा काम न करें। और ये गधे ही समाज के लिए धब्बा बने हुए हैं, ठीक ना। अगर बताइए, अगर समाज में लड़कियां ही ना रहें तो ये देश का कैसे फिर कल्याण होगा, कैसे क्या होगा, इस समाज कैसे आगे बढ़ेगा फिर, क्योंकि ये जनन की प्रोसेस कहाँ से होगी, ठीक ना। ये ऐसे लोगों को बताएं, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखिए, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया। आप इसको नोट कर लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, और आप बोर्ड पेपर में आसानी से इसको लिख सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।